Good morning, students. Today we'll be studying your chapter number 6 of your English course book, that is Honeydew. तो हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे. दिस इज जॉडीज फॉन. फॉन मतलब एक छोटा सा बच्चा. बेसिकली इसमें ना डियर का बच्चा देखोगे आप अभी फोटोज में आगे. ठीक है, तो ये डियर का बच्चा है, उसको हम छोटे से बच्चे को, छोटे से बेबी को फॉन बुलाते हैं. अब बिफोर यू रीड, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? In this story, Jodi's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jodi wonders what will happen to the little fawn left without a mother. बेसिकली इस चैप्टर के इनिशियल में उसने बताया कि जब भी हमें घर पे चोट लग जाती है या समहाउ वी गेट इंजर्ड या कोई भी ब्लीडिंग हो जाता है हल्का सा भी, तो हम ऐसे नहीं डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाते हैं छोटी चीज़ों के लिए. हम सोचते हैं कि हम घर में कुछ क्योर कर सकते हैं क्या. पहले हम देखते हैं कि कहाँ कट लगा है, कितना डीप कट है, हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं उसको ठीक करने के लिए. वी लुक फॉर बैंडेजेस, वी लुक फॉर, हम पहले हाइजीन के लिए डेटॉल या फिर डेटॉल से रब कर देते हैं उस एरिया को. फिर हम उसमें बैंडेड लगा देते हैं, बीटाडीन अप्लाई करते हैं. तो हम नॉर्मल फर्स्ट एड ढूंढते हैं या कुछ और. अगर आप गिर गए हो, कुछ भी हो रहा है, आपके पेन हो रहा है, तो यू गिव अ मसाज. तो बेसिकली क्या होता है इस स्टोरी में, जोडी एक लड़का है छोटा सा, उसके पापा को एक रैटल स्नेक ने बाइट कर लिया है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में थोड़ा पॉइजन है. जब स्नेक बाइट करता है तो आपके शरीर में पॉइजन जाता है, जहर जाता है. तो वही उसके डैड को एक रैटल स्नेक ने काट लिया है. तो उसने क्या किया है, उसने बहुत जल्दी से एक डोडो यानी कि एक फीमेल डियर, रैबिट या ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम एक फीमेल डियर की बात कर रहे हैं. डियर मतलब कि तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने एक फीमेल डियर यानी कि फीमेल हिरन को मार दिया और उसके बाद उसने उसका जो है हार्ट निकाला और लीवर निकाला, ताकि वो उसका पॉइजन जो है उसको अपने डैड के बॉडी से निकाल सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, सो दैट ही गेट्स सेफ. लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि उसने वो सोचता है कि क्योंकि मैंने जो है फीमेल डियर को यानी कि फीमेल हिरन को मार दिया है, तो जो उसका बच्चा है यानी कि फॉन बच्चों, एक ना ये भी होता है कि फॉन का मतलब होता है एक छोटा सा ब्राउनिश येलोइश कलर का ना बच्चा, जो कि डियर का होता है. ठीक है, अभी आप देखोगे आगे, तो वो सोचते हैं कि जब मैंने उसकी मदर की डेथ हो गई है तो अब उस बच्चे का क्या होगा. ठीक है, तो अब हम कॉम्प्रिहेंशन 1 पे आते हैं. जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स. ही स्लिप्ड from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Pa?" "Just fine, son. Old Death has gone thieving elsewhere, but wasn't it a close shave?" "I agree," Penny said. "I am proud of you, boy. The way you kept your head and did what was needed." तो बेसिकली जोडी के पापा का नाम जो है वो पेनी है, उसके डैड का नाम है पेनी. तो जोडी ने क्या किया, जोडी क्योंकि सोचता रहता है कि वो अब उस हिरन के बच्चे का क्या होगा, तो वो उसका माइंड ना वही था, उसने उसको गोदी में उठाया था, उसके माइंड पे था कि वो इतना प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, अब उसका व्हाट विल हैपन टू हिम. अब मतलब मैं कैसे वो बेचारा किसके पास जाएगा, उसके पास तो कोई है भी नहीं, उसके देयर इज़ नोबडी टू हेल्प हिम आउट विथ स्टफ. ही गेट्स वेरी एंशियस, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है. वो इतना ज़्यादा शॉक में होता है कि उसकी आइज़ जो होती है ना बहुत डायलेटेड हो जाती हैं. ही इज़ वेरी वरिड अबाउट दैट फॉन एंड द बेबी. सो ही डिसाइड्स टू गो टू हिज फादर. वो अपने डैड के पास जाता है, वो जो बेड साइड पे लेटे हुए हैं, पेनी नाम होता है उसके डैड का. एंड ही गोज़ टू देम एंड ही सेज़ कि आप कैसा फील कर रहे हो, पा. तो अपने पापा को पा बुलाता है. तो उसके पापा बोलते हैं कि आई एम फीलिंग जस्ट फाइन. और मतलब ये जो था बहुत एक इट वॉज अ वेरी क्लोज शेव. बच्चों, क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो एस्केप. मतलब होता है ना कि हम कभी कभार सोचते हैं कि हाँ ये मतलब मैं बच गया बाई चांस. कभी कभार आपको लगता है कि आप कहीं पे जा रहे हो, हल्का सा भी एक्सीडेंट होते हुए बच गया. आई गेस सबके साथ कुछ ना कुछ छोटा सा इंसिडेंट हुआ था. आप कभी कभार पैर फिसलता है तो आप बच जाते हो. बोलते हैं ना कि अरे ये तो होते होते रह गया, वरना आज तो कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता मेरे साथ. तो उस चीज़ की बात कर रहा है वो कि ये तो मतलब बच गए हम एक तरीके से.
तो फिर पेनी जोडी को बोलता है कि बेटा मेरे को तुम पे बहुत गर्व है, मेरे को तुम पे बहुत मतलब प्राउड है कि तुमने ऐसी सिचुएशन में इतने अच्छे से अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और तुम बिल्कुल भी नहीं घबराए, उल्टा तुमने मेरी बहुत हेल्प करी, ठीक है, वरना कुछ भी हो सकता था। ठीक है, ये देख रहे हो, ये पाए उसके, और वो जोडी अभी फ़ोन के बारे में सोच रहा है। पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फ़ोन? तो वो बोलता है पा, तो वो बोलता है कि हाँ जी बेटा क्या हुआ? तो वो बोलता है कि पापा आपको याद है कि हमने वो डो और फ़ोन के बारे में, मतलब वो मदर हिरन, मतलब फीमेल हिरन और छोटे बच्चे के बारे में, जो उस डियर का बच्चा था, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन। तो वो बोलता है, उसका पापा बोलता है कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, ऑब्वियसली मुझे उस फीमेल हिरन ने बचाया था। पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। तो तो वो अपने मतलब पापा को बोलता है कि पापा वो फ़ोन जो है वो अभी भी कहीं पे वहीं होगा, और वो बहुत भूखा होगा और बहुत स्केयर्ड होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको खाना कौन देगा? छोटे बच्चे को मम्मियाँ फीड कराती है ना, छोटे बच्चे को हमेशा आपकी मॉम्स फीड कराती हैं, मम्मियाँ खाना बनाती हैं, मम्मी लाती हैं। अब शेर के बच्चे को देखोगे तो उसकी भी मम्मी देती हैं, बर्ड्स देखोगे, बर्ड्स को भी उनकी मम्मियाँ देती हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि वो भी भूखा होगा और उसके पास कोई होगा भी नहीं, तो वो डरा हुआ होगा कहीं उसको कोई खा ना जाए, उसको कोई मार ना दे। तो वो बोलता है कि तो फिर उसके पापा बोलते हैं, सपोज तो शायद तुम सही कह रहे हो। तो वो बोलता है, पा आई एम बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, व्हाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन एंड ब्रिंग इट हेयर एंड रेज इट। तो बोलता है, पापा मैं अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो क्या ऐसा नहीं है कि मैं उसके पास जाऊँ, मैं उसको ढूंढूं और मैं उसको अपने साथ घर ले आऊँ और मैं उसको पाल पोस कर बड़ा करूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा ना, ही इज़ एक्चुअली वेरी एम्पैथेटिक। आपको जब कोई प्रॉब्लम में दिखता है तो यू बेसिकली हेल्प दैट पर्सन, है ना। तो वो उस बच्चे के बारे में सोच के बहुत परेशान था बेचारा, क्योंकि वो खुद भी इतना बड़ा नहीं होता, बट ही सेज कि पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या मैं उसको घर पे ला सकता हूँ? तो जो पेनी होता है, उसके पापा होते हैं, वो चुपचाप से बेड पे लेटे रहते हैं, सीलिंग को घूर रहे होते हैं, बोलते हैं, बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। तो वो बोलते हैं, बॉय मतलब जोडी तुमने मुझे, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, यानी कि हेम्ड इन का मतलब क्या होता है? यू हैव बेसिकली कॉट समवन इन अ पोजिशन जहाँ पे आप नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके पापा को पता होता है कि मेरा बच्चा जो है, एक तो इतनी अच्छी बात कर रहा है, वो कुछ गलत तो बोल नहीं रहा, वो बेसिकली किसी की हेल्प करना चाहता है, तो वो उसको मना भी नहीं कर पाता। तो वो बोलता है कि तुमने मुझे कैसी सिचुएशन में डाल दिया कि ना तो अब मैं तुम्हें नहीं कर सकता। तो बोलता है तो वो बोलता है, इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉन्स। तो वो बोलता है कि पापा आप ज़्यादा टेंशन मत लो, मुझे उसको रेज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी से थोड़े टाइम बाद ही पत्तियाँ और जो घास फूस होती है वो खाना शुरू कर देगा और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो बोलता है उसका पापा, यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम अपनी एज के लड़कों से बहुत स्मार्ट हो और तुम बहुत अच्छे हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। तो वो बोलता है उसका पापा कि हाँ, हमने उसकी मम्मी की जान ली थी और हम ही हैं जो अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं। तो श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व सन, आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आईड लिव टू सी अनदर डे। तो वो बोलता है कि श्योरली बेटा, हम इतने अनग्रेटफुल नहीं हो सकते कि हमने किसी की मदर को मार दिया था और हम उसको ऐसी भूखा छोड़ दें मरने के लिए, इसलिए अब मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता और मेरे को भी श्योरिटी भी नहीं है कि मैं कितने टाइम तक जिंदा हूँ या नहीं हूँ। तो वो बोलता है, कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। मिल व्हील एज इन ये जो होता है ना घोड़े पे जब जाते हैं, तो वो बोलता है कि क्या मैं उसको जाके इस पे घोड़े पे ढूंढ लूँ? टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी मम्मी को बोलना कि तुम जा सकते हो। वो बोलता है, अपनी माँ मम्मी को बोल दो कि तुम जा सकते हो, मैंने कहा है। तो ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन, हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरी वन। तो वो साइडल बैक मतलब होता है चुपके से हटा वहाँ से और दूर जाके बैठ गया, और वो देखता है कि कोई उसे देखे ना, और उसकी मम्मी तब सबके लिए कॉफ़ी पोर कर रही होती हैं। ही सेड, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, वॉट फोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वी यूज द डो लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव्ड पा, शी gasped, well for pity sake, pa says it would be ungrateful to leave it to starve. Doc Wilson said, that's right ma'am, nothing in the world comes quite free, the boy is right and his daddy is right. तो उसकी मम्मी को वो बोलता है कि मम्मी मैं क्या फ़ोन को वापस लाऊं? तो उसकी मम्मी ना ऐसी मिड एयर में पॉट होती है एकदम से, मतलब वो हो जाती है कि क्या, कौन से फ़ोन की तुम बात करो? तो वो बताता है कि मम्मा मैं उसी फ़ोन की बात कर रहा हूँ जिस फ़ोन को मैं लेने मतलब
जिसकी मदर को हमने मारा था और उसका लीवर एक्सट्रैक्ट किया था ताकि हम पापा की बॉडी से जहर निकाल सकें। और पापा भी कह रहे हैं कि बहुत अनग्रेटफुल होगा। अनग्रेटफुल मतलब आप किसी चीज़ को लेके थैंकफुल नहीं होते, एहसानमंद नहीं होते, वो बहुत अनग्रेटफुल हो जाएगा अगर हमने उसको ऐसे ही मरने के लिए वहाँ पे भूखा छोड़ दिया। इट वुड बी नॉट गुड ऑफ अस टू लीव इट लाइक दैट। तो वहीं पे डॉक्टर विल्सन बैठे होते हैं जो उसके पापा का शायद इलाज कर रहे होते हैं। वो उसे बोलते हैं कि हाँ जी, ये आपका बेटा और आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि आप उसको ऐसे ही भूखा मरने दो। और कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं आती, अगर आप किसी चीज़ को ले रहे हो तो आपको कुछ देना भी पड़ता है। एवरीथिंग एज अ प्राइस, एवरीथिंग कम्स विद अ चार्ज एंड इट्स बेसिकली अ गुड कर्मा। आपने उसकी मदर को, उन्होंने उसकी मॉम को मारा था, चाहे वो हिरन ही क्यों ना हो, है ना भाई, उसका छोटा बच्चा होता है। तो जो मिलवील सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मिलवील ना बच्चों एक्चुअली घुड़सवार को बोलते हैं, है ना। तो वो बोलता है कि वो भी वहाँ होता है, तो वो बोलता है कि हाँ मैं उसे ले जाऊंगा अपने साथ और मैं उसे ढूंढवा दूंगा। तो शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वेल इफ यूल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गो राइडिंग। तो वो बोलते हैं कि अगर वो अपना पॉट रख देती है और बोलते हैं अगर तुम उसको अपना मिल्क दे दोगे तो हमारे पास वैसे कुछ भी फीड करने के लिए नहीं बचेगा। तो फिर वो उतने में मिलविल कहते हैं चलो भाई, मतलब जोड़ी को बोलते हैं कि चलो बेटे बच्चे, हमारे पास अभी और भी काम है, हमें ढूंढना भी है। तो माँ बैक्स्टर सेड एंशियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। तो मम्मी जो होती है उसकी ना एकदम मतलब होता है ना बेचैनी में, क्योंकि मम्मियों को तो होता है कि भाई मेरा बेटा इतनी दूर जंगल में वापस जा रहा है, तो बोलते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं जाओगे। तो वो बोलता है, जोडी बोलता है कि हाँ माँ, मैं जल्दी डिनर से पहले घर वापस आ जाऊँगा पक्का। तो मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल देखो, ये देखो, उसे पीछे बिठा लेता है जोडी को अपने और चलते हैं। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। तो वो मिलविल से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो फॉन यानी कि वो हिरन का बच्चा अभी भी वहीं होगा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसे ढूंढने में। तो वो बोलता है विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हाउ यू नो इट्स अ ही। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा हुआ, बट तुम्हें कैसे पता कि वो ही है। ही मतलब वो एक लड़का है, तुम्हें कैसे पता ये बात। तो वो बोलता है द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फॉन पास एज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। तो वो बोलता है कि जो उसके फॉन के ऊपर जो स्पॉट्स थे ना वो एक लाइन में थे। जब भी हिरन के ऊपर स्पॉट्स लाइन में हो तो मतलब वो एक मेल है, और अगर वो बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शंस में हो तो वो एक फीमेल है। डो मतलब एक फीमेल हो जाती है, और फॉन यानी कि एक मतलब फॉन तो बच्चा ही होता है बट मेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए वो उसे समझाता है कि उसके जो हिरन था ना उसके ऊपर जो स्पॉट्स थे वो एक देखो सीधी सीधी लाइन में थे, वो टेढ़े नहीं थे। अगर वो टेढ़े मेढ़े होते तो वो एक फीमेल होती। ठीक है, ये मुझे मेरे पापा ने बताया है। तो जोडी सेकंड कॉम्प्रिहेंशन पे आ गए हैं बच्चे हम। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन, दे पास द अबैंडन्ड क्लियरिंग। तो जोडी अपने आप को पूरी तरीके से, जोडी ने अपने आप को ऑक्यूपाई कर रखा था उस फॉन के थॉट्स के अंदर, और वो पूरे टाइम उसी के बारे में सोच रहा था। उन्होंने थोड़ा सा जंगल पार भी कर लिया था। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन। तो बोल रहा है कि आप ना थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलो। मिलविल से कहता है कि मिलविल आप थोड़ा नॉर्थ की तरफ चलो, क्योंकि वहीं पे था जहाँ पापा को एक रैटल स्नेक ने बाइट किया था और मैंने उस फॉन को देखा था और उस डो को मारा था। तो वह एग्जैक्टली उसी लोकेशन की बात कर रहा है। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। If the fawn was dead or could be not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. तो सडनली ना जोडी का मन होता है कि मैं अकेला जाऊं, मतलब मिलविल मेरे पास रहे लेकिन उस जगह पे स्पेसिफिकली मैं अकेला जाऊं, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मुझे वो फ़ोन नहीं मिला तो मैं कितना दुखी हो जाऊंगा। मैं वो नहीं चाहता कि कोई मुझे ऐसे दुखी देखे, और अगर मैं उससे मिलूंगा, अगर वो फ़ोन मुझे मिलता है तो मैं इतना खुश हो जाऊंगा और मैं इतना हैप्पी हो जाऊंगा, मैं वो भी किसी और से शेयर करना नहीं चाहता। वो चाहता है वो मोमेंट वो खुद के लिए देखे और हमेशा लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को एंड्योर करे और खुश रहे, ये मेमोरी। He said it's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. तो वो बोल देता है कि अभी ना आगे जो है बहुत घनी झाड़ियाँ हैं जहाँ पे घोड़ा नहीं जा सकता, मैं पैदल चला जाता हूँ। But I'm afraid to leave you boy. Suppose you got lost or got bitten by a snake too. तो वो मिलविल कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता, कहीं तुम्हें अगर मतलब तुम भी खो गए या फिर तुम्हें किसी स्नेक ने बाइट कर लिया तो वो बोलता है कि तो बोलता है आई टेक केयर, इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, इफ ही इज वॉन्डर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर।
तो बोलता है कि मैं अपना ध्यान रखूँगा, अगर मुझे बहुत टाइम लगे फ़ोन को ढूंढने में और मैं ज़्यादा देर तक वापस नहीं आऊँ तो तुम वापस जा सकते हो, और ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, बट तुम्हें पता है ना डायरेक्शंस का कि नॉर्थ का है और ईस्ट का है। देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड। तो बोलता है देखो देखो वहाँ पे टॉल पाइन है जो विच मेक्स अ बियरिंग, बियरिंग मतलब एक साइन बनाना, एक जैसे बोल देते हैं ना कि अच्छा ये वाला पेड़ है तो ये नॉर्थ की तरफ है, ये वाला पेड़ ईस्ट की तरफ है, तो वो बोलता है वो वाला जो टॉल वाला पाइन का पेड़ है वो उस डायरेक्शन में, तो बोलता है सो लॉन्ग। तो बोलता है हाँ मिलविल कहता है I am obliged. He waited for sound of the hoofs to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. तो वो थोड़ी देर के लिए हूव्स के साउंड का वेट करता है जाने का। हूव्स का मतलब बेसिकली बच्चों होता है जो छोटे जो जानवर होते हैं ना, वो जानवर जब चलते हैं तो वो साउंड क्रिएट करते हैं, तो वो सोचता है वो साउंड जब चले जाएंगे तो मैं जाऊँगा ताकि मुझे कोई खतरा ना रहे। फिर जब वो साउंड बंद हो जाता है वो जाता है और उसकी सिर्फ झाड़ियों में सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही होती है, जब वो स्क्रब में यानी कि झाड़ियों में से निकल रहा होता है तो सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही होती है बेसिकली, और उसको लगता है कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं आ गया, उसको अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है। फिर देखो देन अ buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzard sat in a circle around the carcasses of doe. तो बजर्ड होता है एक लार्ज बर्ड होती है वल्चर की तरह जो फ्लैश खाती है डेड एनिमल्स का, ठीक है। तो वो देखता है कि बजर्ड जो है उसके सामने से आए हैं और वो देखता है कि वो ना एक सर्कल बना के, बहुत सारे बजर्ड्स हैं जो सर्कल बना के ना उस कारकैस, मतलब क्या होता है कारकैस, मतलब जो डेड बॉडी होती है ना उसकी डो की, यानी कि वो जो फीमेल हिरन इन्होंने मारा होता है उसके साइड में होते हैं, और वो कहीं ना ऑब्वियसली अगर वो फ्लैश ईटिंग है डेड एनिमल्स का तो वो उसको खा रहे होते हैं उसकी डेड बॉडी को। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इन एन एडजेसेंट ट्री। तो वो क्या होता है कि वो उनकी तरफ वो सारे उसकी तरफ, उस लड़के जोड़ी की तरफ अपनी मुंडी मतलब अपनी गर्दन हिलाते हैं, मोड़ते हैं और देखते हैं उसकी तरफ, और मतलब एकदम से ना एक साउंड क्रिएट करते हैं, जैसे किसी को डराने के लिए करते हैं ना, जब आप एकदम चौंक जाते हो तो एकदम एक साउंड क्रिएट करते हो। तो जो जोड़ी होता है वो अपना एक बो होता है, बो यानी कि कुछ एरो, मतलब बोलते हैं ना तीर कमान, तो उनकी तरफ फेंकता है जिससे वो एकदम से डर के उड़ के दूसरे पेड़ की तरफ जाके बैठ जाते हैं। फिर जो होता है द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर इनटू द कैरियन बर्ड्स। तो वो सैंड की तरफ देखता है जिसमें एक बड़े बड़े बिल्ले के जो है ना निशान बने हुए होते हैं, यानी कि बिग कैट्स हो गए, यानी कि शेर, चीता, लायन एंड ऑल ऑफ दैट। और वो जो था ना फ्रेशली मारा हुआ होता है उन्होंने उस चीज़ को, और उन्होंने छोड़ दिया होता है डो को, जो वो होती है मतलब फीमेल होती है, उसको छोड़ दिया होता है इन जैसे कैरियन बर्ड्स के खाने के लिए। कैरियन बर्ड्स वही जो बात करें ना बजर्ड्स की, जो एक फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती है उनके लिए। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। तो उसने वो उसी की तरफ चलने लग गया, उसी ग्रास की तरफ जहाँ उसने उस छोटे बच्चे को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज द ओनली येस्टरडे। ऐसा लग ही नहीं रहा था ये कल की बात है। द फॉन वॉज नॉट देयर, फॉन उसे नहीं मिला। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड नो साइन। उसने जो है जहाँ बजर्ड जैसे सर्कल बना के बैठे थे उसने उस जगह का पूरा चक्कर लिया, बट कोई साइन नहीं था वहाँ पे कि उस फॉन का, या उसे कोई ना तो साउंड सुनाई दे रहा था ना कोई साइन मिला। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। बजर्ड्स ने अपने विंग्स जो है ना क्लैक्ड मतलब ऐसे हिलाए, ऐसे फड़फड़ाए कि भाई हम लोग जो खा रहे थे हमें अपना बिजनेस बैक टू बिजनेस, मतलब वो खाना खा रहे थे, मतलब अपना फ्लैश जो मरी हुई डो थी, तो वो कहते कि तू मतलब यहाँ से जाओ हमें अपना काम करने दो, ये मतलब एक साइन दे रहे थे वो उसे, ठीक है। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand on the small hoof prints. The night's rain had washed away all the tracks except those of cats and buzzards. तो वो जब वहीं पे जाता है जहाँ उसने फॉन को देखा था, और वो सैंड मतलब मिट्टी में ना निशान ढूंढ रहा होता है उसके, बट क्योंकि बारिश हुई होती है तो वो सारे निशान जो है धुल चुके होते हैं उसी बारिश की वजह से, और अभी सिर्फ नए निशान होते हैं जो कि बिग कैट्स यानी कि ऐसे शेर वगैरह, ये बिग कैट्स ना मैंने अभी बताया था, चीता, लॉयन, टाइगर, इन सब के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उनके निशान होते हैं और बजर्ड्स के निशान होते हैं जो बर्ड्स होती हैं जो फ्लैश खा रही होती हैं, ठीक है ना। अभी वी आर डन विद हाफ ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अभी आपको कल प्रॉब्ली आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एंड वील बी डन विद दिस चैप्टर।
देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ आए। बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। एंड डू वॉच द वीडियो, डू रीड द चैप्टर बाय योर सेल्फ एंड यू विल गेट इट। थैंक यू।